गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस साल सीजीपीएससी 2024 में जो चयनित अभ्यर्थी है उनके साथ आप सभी का एक क्लासरूम का इंटरेक्टिव सेशन को हम शुरू करते हैं। तो मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगा सबसे पहले पूनम। तालियों के साथ पूनम का स्वागत करिए। पूनम जो कि सीजीपीएससी 2024 में राज्य कर निरीक्षक के पद पर चयनित है। ठीक, इनके साथ ही मैं अब स्वागत करना चाहूंगा मनीष। मनीष जो कि सीजीपीएससी 2024 में सासों के पद पर चयनित है। ये दोनों हमारे वो विद्यार्थी हैं जो आपके जैसे ही इसी क्लासरूम में रहे हैं, इसी क्लासरूम में विद्यार्थी से लेकर अधिकारी बनने तक का सफर तय कर चुके हैं। तो आज आपको बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। ये अपनी जर्नी आपसे शेयर करेंगे जहां बहुत सारी बातें आप सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पूनम। हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम पूनम साहू है। राज्य सेवा परीक्षा 2024 में मुझे 100वां रैंक प्राप्त हुआ और मेरा चयन राज्य कर निरीक्षक के पद पर हुआ है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था। मैं भी आप लोगों के जैसे ही सोचती थी, यहाँ पे आते थे तो मेरे को भी यहीं पे जाना है, बात करनी है, अपनी जर्नी बतानी है। उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पे हूँ। और यहाँ आने के पीछे मेरे मम्मी पापा का भरोसा है, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके बिलासपुर तैयारी के लिए भेजा। क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से हूँ, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के भरतपुर से हूँ। मेरी स्कूलिंग भी कोई बड़ी हुई नहीं, ऐसे नॉर्मल स्कूल से ही पढ़ी, कॉलेज भी नॉर्मल ही रहा। लेकिन सपना था कि कुछ अच्छा करना है, उसी सपने के उसमें सीजीपीएससी को चुने और वही लेके बिलासपुर आई, चंद्रा एकेडमी से जुड़ी। फिर यहाँ चंद्रा सर, साहू सर, सहोरिक सर, विकास सर, पूरी चंद्रा एकेडमी टीम, स्वप्निल सर, सब लोग पढ़ाए हैं। सभी की आभारी हूँ। इन्हीं सबके सहयोग और मार्गदर्शन से आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ तक पहुँच पाई और आशा है कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे और एक दिन खड़े होके सबको अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी। जब कभी डिमोटिवेट होती थी तो रश्मि रथी दिनकर जी की कुछ पंक्तियाँ मैं लिख के रखी हूँ, वही दोहराते रहती थी, तो आप लोगों को बताना चाहूँगी। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन? एक सेकेंड ये माइक दे दो। मैम टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करते थे? टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आप एकेडमी में जुड़े हैं, जो टीचर लोग बताते हैं फॉलो करिए। और जो टाइम टाइम पे ना टेस्ट सीरीज होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक ऐसे उसमें बनाया जाता है कि टॉपिक वाइज होता है, सारे सिलेबस उसी से कवर होते हैं। तो टेस्ट सीरीज को ही अपना वो बना के एम बना के चलिए कि इसमें हमको अच्छे से जो टॉपिक अगर टेस्ट में हो रहा है, जिसका टेस्ट हो रहा है, अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि टेस्ट के हिसाब से अगर हम चलते जाते हैं ना, तो तैयारी लास्ट में पहुंच जाएंगे, पूरी तैयारी भी हो जाएगी और कोई बोझ भी नहीं लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट का तो ऐसा कुछ रहा नहीं, क्योंकि टेस्ट चलते रहते थे, तो मैं हमेशा टेस्ट ज्वाइन कर लेती थी, रिवीजन भी हो जाता था और टेस्ट में जो मार्क्स आते थे उसी हिसाब से पता भी चलता था तैयारी कैसे है।
और कोई सवाल? आओ, माइक लो, माइक। वो अर्जुन दे दो माइक। मैम कई बार ऐसा होता है कि हमको समझ में नहीं आता हम कितने घंटे पढ़ाई करें, मतलब क्वालिटी मैटर करता है या क्वांटिटी, उसमें भी अब हर एक स्टूडेंट की अपनी एक लिमिटेशन होती है। जैसे मैं 4 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ, फिर एग्जर्शन हो जाता है। तो इसको कैसे फेस करूँ, इससे कैसे निकलूं? मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं सुबह ही जाती थी, 3-4 घंटे पढ़ती थी, फिर खाना बनाना, सोना, आराम करती थी, फिर 4-5 घंटे पढ़ती थी। लगभग 8-9 घंटे कंटिन्यूअसली अगर इतना हो पा रहा है दिन भर में तो काफी है। कोचिंग के अलावा कोचिंग, क्योंकि जब कोचिंग आती थी तो उसके पहले 4-5 घंटे सेल्फ हो पाता था, क्योंकि 3-4 घंटे तो कोचिंग ही ले लेता है। तो सब मिला के अगर 8-9 घंटे हो रहे हैं तो काफी है। अगर लेकिन उसका ये है कि प्रोडक्टिविटी भी निकलनी चाहिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो चीजें अगर हमने कवर कर ली हैं उनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मतलब थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है रेगुलरली। बिल्कुल, क्योंकि प्री भी इम्पोर्टेंट है। अगर प्री नहीं निकला तो फिर मेंस की कुछ वो नहीं रहती। तो प्री पहले अपना अच्छे सिलेबस करिए, प्री का कंप्लीट करिए, इसके बाद। और मेरा ये रहा कि मैं प्री और मेंस जो सेम सब्जेक्ट्स हैं उनको हमेशा साथ में ही करती थी। वही बुक्स होती थी प्री के लिए और मेंस का आता था, वही बुक्स प्री का जो फैक्ट होते हैं मेंस में भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो मेंस के लिए भी वही बुक्स होती थी, तो मेरे को इतना वो नहीं लगा कि बार बार बुक्स वगैरह चेंज करनी पड़ी, तो कवर हो जाता था। थैंक यू मैम। और कोई सवाल? सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो जर्नी है हमारी स्टार्टिंग जर्नी है, तो समझ सकते हैं आपकी सफलता हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी। मैम जैसे कि इसी साल मैं प्री और मेंस दोनों का तैयारी करती हूँ, तो ऐसे में मेरी सफलता की कब तक चांसेस हो सकते हैं? 1 साल 2 साल कितने समय लग सकते हैं? अगर देखा जाए तो तैयारी के ऊपर ही होती है, लेकिन 2 साल में पूरे सिलेबस प्री मेंस टोटली कंप्लीट हो जाते हैं अगर और अच्छे जैसे से। कि मैं आर्ट्स कैंडिडेट से हूँ, तो ऐसे में क्या बोलते हैं मैथ से जो है रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट हैं, इसमें अगर थोड़ा सा मार्क्स अगर थोड़ा कम भी आ जाता है, और जैसे मैं जीके जीएस साइड ज्यादा फोकस करूँ, तो ऐसे में संभावना क्या है फिर? बिल्कुल, क्योंकि जो मजबूत है उसको और मजबूत बनाना है, लेकिन ये है कि बिल्कुल जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ नहीं देना है। जी जी उसमें भी एवरेज मार्क्स आने चाहिए। अगर 50 है तो फिर भी 20, 25, 30 इतना कवर हो जी, तो जी। अच्छा है। थैंक यू क्योंकि मैम। और ये भी है ना कि जो चीजें अगर नहीं बन रही है तो उनको एक्स्ट्रा समय देना। जैसे हिंदी छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, उनको अलग से 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा डेली कवर करना है। सीसेट में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। ऐसे मैथ्स और रीजनिंग भी है। थैंक यू मैम। और कोई जो मैडम से पूछना चाहते हैं सवाल? हेलो मैम। मैम आप फैमिली प्रॉब्लम्स को कैसे मतलब फेस करते थे? इवेंट वगैरह, फंक्शन वगैरह, ये सब को मतलब गर्ल्स है तो ये तो आता होगा कि बर्थडे में जाना है या किसी शादी में जाना है ऐसा वाला, तो उसको कैसे हैंडल करते थे? ये था कि यहाँ आ गए तो फिर पता नहीं चलता था कि फैमिली में हो क्या रहा है। जब जाते थे कुछ रहता था तो अटेंड कर लेते थे। बाकी यहाँ से शादी के लिए अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ से तो नहीं जाते थे मेन शादी के लिए। अगर कोई घर में ही हो रहा है तब तो जाना ही होता था। बाकी बाहर हो रहे हैं, थोड़ी रिलेटिव्स में हो रहे हैं, तो फिर पढ़ाई जो प्रायोरिटी होगी उसी में इंसान ज्यादा ध्यान देता है। थैंक यू मैम। और कोई मैडम से सवाल? और कितना साल आपको प्रिपरेशन में लगा, मतलब स्टार्टिंग एज क्या थी और अभी क्या है? अभी मैं लगभग कॉलेज के मेरा 2022 में कॉलेज कंप्लीट हुआ है। इसके बाद से कोविड वाले थे तो जून जुलाई में हम लोग का एग्जाम हुआ। फिर इसके बाद सोचना था कि आगे क्या करना है, तो देखे सिलेबस देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, सब कुछ देखे, फिर लगा कर सकते हैं। इसीलिए नवंबर दिसंबर से लगभग 2022 के लास्ट से मैं शुरू करी थी। फिर मार्च 2023 में मैं चंद्रा एकेडमी ज्वाइन करी। फिर यहीं से इन्हीं के साथ सब कुछ, इसके अलावा मैं कहीं गई भी नहीं। यही टेस्ट सीरीज, यही क्लासेस, यही सब कुछ। तो प्रीवियस ईयर उसमें आप प्री को देखे थे या मेंस को देखे थे? मैं दोनों देखी थी, क्योंकि ना उससे अंदाजा होता है क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। डर खत्म होता है, क्योंकि कूदने से पहले डर लगता है कि जाएंगे फिर नहीं हो पाया तब क्या होगा। इसके पहले सब एनालिसिस कर ली, सिलेबस देखी। और मेरे क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बायो से थी, तो हो पाएगा, पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, नहीं हो पाएगा, ये सब सोचना था। सब देखी, मेंस का भी देखी, क्या बोलते प्री का भी देखी, सब कुछ देखी। फिर लगा कि कर सकते हैं अगर कोशिश की जाए तो।
मैम आंसर राइटिंग मैटर करता है मेंस में? मेंस में तो मैं जब से ना, मैं अपना बता रही हूँ, क्योंकि मैं 2023 में मार्च से स्टार्ट करी थी, तो लॉन्ग टर्म वाला जो शुरू हुआ था मैं उसी टाइम से ज्वाइन कर ली थी। लेकिन आप लोग को कहना चाहूंगी कि अगर 2 4 6 सब्जेक्ट्स अगर कंप्लीट है तो आप करके देखिए कि जो हम पढ़ चुके हैं उनसे हम उनका जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हमसे लिखते बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं मैम, जैसे आंसर का क्लियरिटी हो गया, जैसे हम्म। मतलब आंसर कैसे बनता है, हम्म। कैसे टाइप का वर्ड, उसको कैसे टाइप का मतलब कि डिफाइन करे। जैसे कि आंसर कई लोगों का बहुत खराब होता है और कई लोगों का नॉर्मल ठीक रहता है, तो कैसे रहना चाहिए आंसर, मतलब कि प्रॉपर राइटिंग उसका? राइटिंग तो सबकी गंदी हो जाती है, क्योंकि लिखते लिखते उतना खास रहता नहीं, लेकिन ये पढ़ने लायक हो। और ये है कि जो क्वेश्चंस है उसकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। जो पूछा जा रहा है उतना हमसे हम उसमें लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो नंबर भी पूरे नहीं मिलते हैं, वैसे वाली बात। मैम आंसर राइटिंग के बीच में ऐसा कौन सा यूनिक चीजें हैं जो करने से थोड़ा अच्छा नंबर आ सकता है, ऐसा कुछ? ये है, बोलते हैं कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया आप स्ट्रक्चर, ड्राइंग्स, टेबल्स, अगर ये सरल शब्दों में अच्छा समझा सकते हैं उसका आंसर, तो ये बोलते अच्छा होता है। अपना तो कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि सब टीचर्स लोग ही चेक करते थे, वही सब एनालिसिस करते थे, उन्हीं के हिसाब से हुआ है। ठीक है मैम, थैंक यू। मैडम से पहले सर को सुन लेते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मनीष आलेंद्र है। सबसे पहले तो मैं चंद्रा एकेडमी और पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके प्रोत्साहन और विश्वास से जो मैं है ये मुकाम हासिल कर पाया हूँ। ये CGPSC में मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था। पहले 2 मेंस दिए, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ कि मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आ पा रहा है। तो मैंने फिर चंद्रा एकेडमी ज्वाइन किया। 2023 में मैंने भी ज्वाइन किया था चंद्रा एकेडमी, और फिर मैंने अपने आंसर राइटिंग में काम किया। 2023 में मुझे इंटरव्यू कॉल आया, लेकिन पोस्ट नहीं मिल पाया। फिर मैं अपना RTI कॉपी लेकर के सर के पास गया था, साहू सर के पास, कि सर क्या गलती कर रहा हूँ मैं, बताइए। तो उन्होंने उसमें से मुझसे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें बताई कि आपकी ये चीज़ अच्छी है, आपको इसमें मेहनत करनी है। फिर मैंने उसमें काम किया और 2024 में मुझको सासो का पोस्ट जो है प्राप्त हुआ है। और इस जर्नी में जो है भटकाव भी आता है कि 4 साल का समय लग गया, मेरे साथी थे। और मैं क्या है 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, 20 में MSc करके आया। तो मेरे जितने भी साथी थे सब बीएड करके टीचर बन गए थे। तो मैं सोचा कि अरे यार, मैं बहुत दिन हो गया, मेरा भी कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या मैं प्लान बी की ओर जाऊँ, बीएड करूँ। इस चक्कर में मैं 2 बार प्री बीएड भी दे दिया। लेकिन फिर सोचा कि अरे जो चीज़ के लिए हम बिलासपुर आए हैं वो नहीं मिल पाया, तो कुछ काम करनी है। फिर मैं अपने आप को मनाया कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना है और CGPSC ही करना है। तो मैं और दूसरे एग्ज़ाम में ध्यान नहीं देता था, बस PSC में ही फ़ोकस किया और उसका परिणाम मुझे आज मिला है। तो मैं आप लोग से भी यही बोलूँगा कि आप जो लक्ष्य लेकर के आए हैं उसी पे काम करिए। प्लान बी ना ही रखें तो बेहतर है। तो उससे आप एक फ़ोकस हो करके जो एक ही दिशा में काम कर पाएँगे और एक लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे। क्योंकि ये CGPSC जल्दी सफलता मिल जाती है और किसी को थोड़ा देर टाइम लगता है। तो आप भी अपना धैर्य रखें। हमको भी 4 साल का समय लगा है, तो आप भी बिल्कुल यहाँ पर आएँगे और हम आशा है कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है ये लक्ष्य हासिल कर पाएँ। थैंक यू। सवाल पूछिए। कौन पूछ रहा था? हाँ, पूछिए। First of all, very congratulations to getting post in CGPSC है। थैंक यू। सर मेरे को ये बताइए कि आप बोल रहे थे कि 4 साल का आपका जर्नी रहा। इससे पहले मैं मेडिकल एक्सपीरियंस था, ऑलरेडी मैं 7 साल पीछे हूँ। हाँ। 7 अटेम्प्ट दिया वहाँ, उसके बावजूद भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो इधर मैं अभी CGPSC का तैयारी करने जा रहा हूँ।
तो कहीं मैं पीछे तो नहीं हूँ इस फील्ड में? नहीं, आप जो है पीछे नहीं हैं। क्या है तैयारी आप जहाँ से चालू करते हैं वहाँ पर एकदम फ़ोकस होके करिएँगे करेंगे, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। आप ये मत सोचना कि मैं किसी से पीछे हूँ। आप जहाँ से भी जिस वर्ष से भी तैयारी कर रहे हैं, आप लग जाइए। बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसे हम किसी से पीछे हैं या हमसे कोई आगे है, ये मत सोचिएगा। बिल्कुल आप सफल होंगे। सर दूसरों के साथ जो कंपैरिज़न होता है उसको कैसे ओवरकम किया जाए? आप अपने आप को ही बेस्ट समझें। दूसरों से हमका हमारा मुकाबला नहीं है। हमको हमेशा अपने बेहतर करना है। हर टेस्ट में बेहतर करें, हर एग्ज़ाम में बेहतर करें। तो अब हमको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। मैं कभी भी अपने को दूसरों से कंपेयर नहीं किया हूँ। तो मैं अपना बेहतर कल से आज मैं बेहतर हूँ, ये प्रयास किया हूँ, तो बिल्कुल आप सफल होंगे उसमें। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल होता है? हाँ, बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल है। वरना कई लोग एक मिसनोमर बैठा के रखे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल ही नहीं होता, तो क्या ये नहीं, सही? नहीं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो निकाल रहे हैं, उनके पीछे एक मेहनत भी रहता है। जो थोड़े 20-21 के ऐज में आज पिछला मेहनत रहता है। तो ये भी है एक फैक्टर। और आप अगर ईमानदारी से जो है मेहनत करेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हैं। और पीएससी के एग्ज़ाम में जो है ईमानदारी और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए, कंटिन्यू रहिए, बिल्कुल आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सफलता सर मिलेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो जर्नी था उस टाइम जब पढ़ते थे, जी, तो जी। कभी-कभी आपको कॉन्फिडेंस के साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी हुआ था कि इस बार तो मेरा हो जाएगा ऐसा कुछ? हाँ, वो आता है कभी-कभी। जैसे मैंने सेकंड अटेम्प्ट जब दिया था मैं, तो प्री निकल गया, मेंस में मेरा ठीक ही गया था। मैं सोचा हो जाएगा, लेकिन नहीं आ पाया इंटरव्यू के लिए नाम। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सोचे नहीं रहोगे, लेकिन इंटरव्यू का आ जाता है। ऐसा भी हुआ है। तो उसमें आप कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहिए। और जैसे प्री भी हो गया है, तो मेंस का ही करना है। मेंस हो गया है, तो फिर आप वापस से मेंस का ही पढ़ते रहिए। मतलब कंटिन्यू रहिए। ऐसा बीच में नहीं छोड़ना है कि मेरा इस बार हो गया, तो अभी 3-4 महीना रेस्ट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, तो फिर बिल्कुल आपसे हो जाएगा। सर ये बताइए कि जैसे कि अभी-अभी टेस्ट हम लोग भी देना स्टार्ट किए, तो मैं कॉन्फिडेंस से ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहा हूँ क्योंकि इसी की वजह से मेरे शायद 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है। हाँ। तो इसको मैं कैसे ओवरकम करूँ? अब टेस्ट में क्या है, सब लगा ही देते हैं, तो आप ना टेस्ट में एक्यूरेसी बनाने का प्रयास करिए। जितना एक्यूरेट आप क्वेश्चन बनाएँगे, आप जो है मेन एग्ज़ाम में भी वैसे ही जाएँगे। अगर आप यहाँ टेस्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना रहे हैं, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाएँगे, तो वहाँ पर भी मेन एग्ज़ाम में जो है आप धोखे से आपसे 80 की जगह 90-95 क्वेश्चन जाएगा और जो आपका माइनस होगा और आप प्री से बाहर हो जाएँगे। तो एक्यूरेसी बना कर के चलिए, अपने आप को थोड़ा रोकना है। जो नहीं पता है, बिल्कुल नहीं मारना है। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ाई करते थे, तो उस टाइम जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन था, वो आप खुद से करते थे कि घर से हेल्प मिलता था कि आप कैसे में उसको मैनेज करते थे? ये बताइए? हाँ, नहीं क्या है जो घर से मेरी जो बेसिक नीड्स थी, रेंट, मेस, ये सब का जो खर्च है, वो मुझे अपने पापा से मिल जाता था। लेकिन जो मेरी दीदी हैं, वो 2018 बैच की ईएसआई हैं। तो उन्होंने मुझे पहले ही कहा था, यहाँ आने से पहले, कि अब जो भी है तू अच्छे से पढ़ना, तेरा पढ़ाई का, कोचिंग का, टेस्ट सीरीज का, बुक्स का पैसा तू घर से मत लेना, मेरे से माँगना। तो उनका भी मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है, उनका मार्गदर्शन मिला है मुझको हमेशा से ही। तो अ, वो उनसे ही लेता था, लेकिन मैं उसमें भी अपना मतलब ईमानदारी से उसी में खर्चा करता था और किसी दूसरे चीज़ में सर नहीं ऐसा करता मेरे था। को भी मेरे घर वाले बोल दिए कि अब बहुत पढ़ा दिए बेटे तेरे को सास कमा के पढ़, तो इसको मैं कैसे मतलब हैंडल करूँ? कैसे मैनेज करूँ? आप थोड़ा बताइए अपना एक्सपीरियंस। हाँ, तो अब इसमें आप जो है ऐसा कुछ पार्ट टाइम जॉब ले सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई को क्या ना मैं नुकसान 2 ना हो। घंटे का टीचिंग कर सकता हूँ? हाँ, मैं वही मैं पीसीबी कहना चाह तीनों सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, तो क्या मैं इसको मैनेज कर हाँ, सकता हूँ हाँ। 2 घंटे पढ़ा करके? हाँ, बिल्कुल बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो पार्ट टाइम टीचिंग कर रहे हैं, 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ा रहे हैं और अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप ऐसा पार्ट टाइम काम चुन सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई को नुकसान ना हो। जो और सर लोग जो अभी करंट में जो पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, वीकली बोल सकते हैं। लेकिन जो पहले पढ़ा चुके हैं, उसको आप रिवीजन कैसे मैनेज करते थे? मतलब कि अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़ना है, पहले जो पढ़ा है उसको भी करना है, तो ये सब कैसे मैनेज करते थे आप? वो टाइम मैनेज करके अब करना है उसको। आप नए अब बेसिक तो सेम है। आप अपने आप को अपडेट करते रहना है। बाकी बेस को नहीं भूलना है, बेस को भी करना है और
अपडेट जो भी है करंट वगैरह उसको अपडेट करते रहना है। और सर इसके लिए जो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए मतलब मिनिमम कितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं जो पर टॉपिक? मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बता दीजिए। आप मैक्सिमम जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि बाकी सर हम लोग के आपका- पास जब रिसोर्सेज एक्स्ट्रा हो जाता है हाँ। तब हम लोग डाइवर्ट होने लगते हैं, तो हाँ, हाँ। उसी को हम लोग को थोड़ा कंपाइल वे में करना है। जहां आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हो गया है, पूरा जितना भी एमसीक्यू आप सॉल्व कर लिए, अब क्लियर हो गया, मैं हाँ मुझको अब समझ में आ गया, तब वहां पर आप रुक सकते हैं। कि नहीं क्लियर हुआ है तो आप लगाइए उसमें एमसीक्यू। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। First of all, congratulations both of you, sir, for your success. थैंक यू। सर, टाइम मैनेजमेंट का कुछ बताइए कि कैसे बबलिंग, जैसे मैं बबलिंग करती हूँ, इससे पहले मैं मेडिकल एग्जाम का ही तैयारी कर रही थी, नीट का, तो मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। 3 साल से मैं देखी 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन 60 से कैसा पढ़ते थे, किस टाइप का भरते थे? टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि आप लगातार तो पढ़ाई कर नहीं सकते, तो आप जो है एक एक घंटे का पढ़ाई करके गैप ले सकते हैं, लेकिन आप जो है दिन में डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है, और पढ़ाई के बाद का जो दूसरा चीज है उस पे जा सकते, मतलब आपका वो दिन का पूरा पढ़ाई कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। तो जैसे कि मैं लगभग 6 घंटा 7 घंटे ही पढ़ता था, ज्यादा नहीं, तो मैं उसको अपना कंप्लीट करता था, फिर बाकी एक्टिविटी जो भी है मेरा वो सब करता था। तो आप जो उससे टाइम मैनेज कर सकते हैं। और जैसे कि अब साइंस बैकग्राउंड और ये सब हिस्ट्री और ये जियोग्राफी, ये तो अलग बैकग्राउंड हो जाता है, तो फिर इसका टर्म जो है वो माइंड में आता नहीं है जल्दी से, तो उसको कैसे एकदम अच्छे से लाएं, थोड़ा आप माइंड मैप बनाते थे कि क्या? हाँ, आप उसके लगातार वो जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है तो आप लगातार प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल आप उसको मतलब जो आप साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, तो जैसे आर्ट्स के नहीं आ रहे होंगे, तो उसको आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, तो आप धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी टर्म मतलब कि कभी क्या काली पहाड़ी ये सब कभी सुने नहीं है, फिर वो अचानक से बोलते हैं कि ये सब, और हिंदी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो बिल्कुल उसके लिए आप अलग से समय निकालिए, हाँ, और उसको पढ़िए, बिल्कुल हो जाएगा। और जैसे कि बबलिंग मिस्टेक कभी कभी हो जा, मतलब किस टाइप से क्वेश्चन को टैकल करते थे आप? हाँ, कितना टाइम देते थे सोचने के लिए, जैसे नहीं बन रहा है तो उसी के पीछे, या फिर उसको स्किप करके आगे? हाँ। नहीं बन रहा है तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। पहले आप जैसे एक बार सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो पूरा 100 क्वेश्चन तक जाइए, जितना क्वेश्चन बन रहा है उसको पूरा बबल कीजिए। उसके बाद जो है जिसपे आपको डाउट है कि 2 में मुझको डाउट है कि ये होगा, उस पे फिर अच्छे से फोकस करके, हाँ जो ज्यादा लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, उस पे जाइए, और जो नहीं पता है उसको बिल्कुल तुक्का नहीं मारे, तो ज्यादा सही है, नहीं तो फिर वो माइनस होता ही है। हाँ, इसमें भी माइनस मार्किंग। हाँ। ठीक, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैम, आप पहले ग्रेजुएशन किए थे या कोचिंग ज्वाइन, आई मीन आप? मैम, आप कोचिंग भी कर रहे थे या मतलब कि आप नहीं, ग्रेजुएशन के बाद आप कोचिंग किए थे या कोचिंग और कॉलेज एक साथ? मैं ग्रेजुएशन के बाद आई थी कोचिंग करने, उसके बाद से ही सब चीजें देखनी शुरू की, और उसके बाद से ही तैयारी शुरू की थी। तो मैम आप इवनिंग बैच में थे या मॉर्निंग बैच में? ये मॉर्निंग बैच में थी, हम लोग हॉल 2 में बैठते थे, बहुत सारे लोग मेरे को जानते भी हैं। तो मैम आप टाइम कैसे मैनेजमेंट कर रहे थे, मतलब कुछ? टाइम तो आप ही लोगों के जैसे ऐसे पढ़ते थे, जाते थे, फिर उठते थे 3-4 बजे, क्योंकि सुबह अगर जाओ ना तो फिर खाना पीना खुद ही खाना पड़ता था। लेकिन ये है कि 3-4 घंटे जो कोचिंग से मिला रहता था, होमवर्क में मान सकते हैं,
और उसके आगे कहाँ तक जानी है, क्या क्या करनी है, ये सबका डिसाइड करके ही पढ़ते थे, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज चूज करना पड़ता है कि किसको कितने दिन में कंप्लीट करना है। मेरा तो यही रहता था किस सब्जेक्ट को कब तक पढ़ना है। 1 महीने अगर है तो मैं पेजेस डिसाइड करती थी, फिर उसको डिवाइड करती थी, एक दिन में 10 या 15 पेज कितने पढ़ा पाएंगे उस हिसाब से पढ़ती थी। और एक ये रहता था कि मैं कभी एक सब्जेक्ट को मतलब एक ही दिन पूरा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ती थी। अगर पूरा दिन अगर 8 घंटे पढ़ने हैं तो उसमें लगभग मेरे 4 सब्जेक्ट रहेंगे। अब चारों के डिसाइड रहेंगे कि मेरे को कितने पेजेस पढ़ने हैं, 1 महीने में मेरे को कितनी बुक्स कंप्लीट करनी है, ये डिसाइड करके चलते थे। क्योंकि मैं हमेशा बुक्स ही पढ़ी और बुक्स के बेस पे ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, क्योंकि अगर साइंस बैकग्राउंड से इसमें आना है तो क्वालिटी वगैरह ये सब समझना है तो बुक्स पढ़नी जरूरी होती थी, उसी से बेस क्लियर हुआ। मैम और मेरे को कोचिंग भी करना है और कॉलेज भी कर रहा हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ? बिल्कुल, इधर का भी देखिए, उधर का ये भी होना चाहिए ना कि कॉलेज किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, किसका कितना बेनिफिट होगा। अगर इसी से रिलेटेड कॉलेज में भी जैसे कि एमए वगैरह, बीए वगैरह कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट तो इसी में होते हैं, बहुत सारे तो कवर हो जाते हैं। तो कोचिंग ज्यादा सही है, ज्यादा गाइड के हिसाब से ज्यादा इंसान कंसंट्रेट होके पढ़ता है। और कोचिंग अगर अच्छे से कर रहे हैं तो कॉलेज आराम से निकलता है, क्योंकि उसके लिए तो बेस पहले से तैयार रहता है। तो मैम मैं कोचिंग को ज़्यादा टाइम दूँ या कॉलेज को? आप कॉलेज को ज्यादा कितना दीजिए, प्रिपरेशन? क्योंकि उसमें पास होना जरूरी है। कॉलेज ही पास नहीं होगा तो फिर इधर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता इंसान। तो कोचिंग की तरफ मैं कितने घंटे स्टडी कर सकता हूँ और कॉलेज में कितने घंटे? ये आपको ये डिसाइड करना होगा, अटेम्प्ट कम देना है, उस हिसाब से होगी। क्योंकि अगर अगले ही साल देनी है तो अलग तैयारी होती है, इंसान अच्छे से जूझ के सब काम करता है। एक ही बार में निकालना है ऐसे सोच के करता है। और अगर 2-4 साल बचे होंगे तो अच्छे से कॉलेज करिए, एंजॉय करिए, साथ साथ में देखते जाइए, फेमिलियर हो जाइए सब्जेक्ट से, फिर इसके बाद तैयारी भी अच्छे से होगी, मन लगेगा, इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट्स में, अच्छा लगता है पढ़ के। जी, थैंक यू मैम। आप लोगों की जिज्ञासा भरे सवाल जो है तारीफे काबिल है, इसीलिए ऐसा जरूर इंटरेक्टिव सेशन हम और करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल सीखते हैं, समय की बात देता है। तो आज के लिए इंटरेक्टिव सेशन को यहीं रोकते हैं हम, और ऐसे इंटरेक्टिव सेशन और करेंगे, अपने सवाल बचा के रखिए, ठीक है? चलिए, तो एक बार फिर से आप दोनों को विद्यार्थी से अधिकारी बनने की चंद्रा एकेडमी परिवार की ओर से ढेरों बधाई।